नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आपके पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी में, यानी कि हॉर्टिकल्चर की बात करने वाले हैं। और हॉर्टिकल्चर में आज जो हमारी क्लास रहने वाली है उसमें हम रेस्पायरेशन पे बात करेंगे। ठीक है, जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें या पीछे की जितनी भी क्लासेज थी उसमें सबसे पहले हमने पोस्ट हार्वेस्टिंग का इंपॉर्टेंस समझा था, कितनी फसलें खराब हो रही है, फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स है वो कितनी मात्रा में खराब हो जाते हैं। ठीक है, हम किस प्रकार से इनको मैनेज कर सकते हैं, खराब होने के कारण क्या है, उनकी वजह से लॉसेज कौन कौन से हो रहे हैं, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। ठीक है, अब उसी से आगे बढ़ते हुए, क्योंकि हमें क्या करना है, आगे चल के हमें ये करना है कि कैसे हम जो हमारे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स है उनको खराब होने से बचाएं। ठीक है, कैसे हम खराब होने से बचाएं। तो पहले ये समझना जरूरी है कि खराब होने के कारण क्या है। ठीक है, तो उनमें कई कारण डिस्कस किए, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन एक कारण है, सही व्यवस्था नहीं होना ये कारण है, कोल्ड स्टोरेज नहीं होना ये कारण है, जो फसलें होती है वो इसी नेचर की होती है कि जल्दी खराब हो जाती है, ये भी एक कारण है। ठीक है, तो ये कारणों का अध्ययन करके हमने एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कारण खोजा और वो है आपका रेस्पायरेशन। ठीक है, कौन सा है? रेस्पायरेशन। तो जो फ्रूट्स होते हैं उनमें रेस्पायरेशन होता है, और जिन फ्रूट्स में रेस्पायरेशन ज्यादा होता है, ठीक है, जिन फ्रूट्स में आपके रेस्पायरेशन क्या होता है, ज्यादा होता है, वो फ्रूट्स जल्दी खराब होते हैं। ठीक है, रेस्पायरेशन का सीधा सीधा मतलब से है कि बुढ़ापा बढ़ाना। ठीक है, पौधों में या जो फ्रूट्स होते हैं उनमें बुढ़ापा बढ़ा देता है। जैसे ही हम ये कहते हैं कि जो क्लाइमेट्रिक फ्रूट होते हैं वो क्या होते हैं, क्लाइमेट के साथ तोड़ने के बाद भी पकते रहते हैं। क्यों पकते रहते हैं? क्योंकि उनमें रेस्पायरेशन रेट हाई होती है। ठीक है, उनमें रेस्पायरेशन चलता रहता है और जो एथिलीन का उत्सर्जन है वो होता रहता है, इसकी वजह से वो पकते रहते हैं। जबकि कुछ जो फ्रूट्स हैं वो इस प्रकार के हैं जिनमें आपको, यदि आपने उनको तोड़ लिया, अलग कर लिया पौधे से, फिर वो पकेंगे नहीं, वहीं पे सूख जाएंगे। हरे होंगे तो हरे ही सूख जाएंगे, लाल होंगे तो लाल के लाल ही सूख जाएंगे या खराब हो जाएंगे। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इनकी जो रेस्पायरेशन रेट है वो कम है। इसका मतलब ये हुआ कि रेस्पायरेशन, श्वसन एक मेजर फैक्टर है जो कि आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल दोनों को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस श्वसन को समझना हमारे लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस चीज को समझते हैं कि रेस्पायरेशन होता क्या है। देखो, जनरली जो रेस्पायरेशन होता है वो हमारे जैसा ही प्लांट्स में होता है। ठीक है, और जहां पर प्लांट्स की पत्तियों में रेस्पायरेशन होता है या तने में होता है, वैसा ही फ्रूट्स में या वेजिटेबल्स में भी होता है। ठीक है, इसका मतलब परिवर्तन ज्यादा नहीं है। तो पहली बात, तो रेस्पायरेशन है क्या? तो हम ये कहते हैं कि जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, जटिल कार्बनिक पदार्थ टूटकर सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं। ठीक है, किन में बदल जाते हैं? सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इसी चीज को हम रेस्पायरेशन कहते हैं। दूसरी भाषा में समझाऊं, C6H12O6 टूटकर CO2 गैस के रूप में बदल जाता है। ठीक है, तो ये सरल है, सरल कारक है, सरल कार्बनिक पदार्थ है, और ये जटिल कार्बनिक पदार्थ है। मतलब कार्बोहाइड्रेट टूट के क्या बना रहा है? CO2 गैस बना रहा है। ठीक है, या इसके और भी अलग अलग हो सकते हैं, और भी अलग अलग इसके जो है आयाम हो सकते हैं, लेकिन रेस्पायरेशन सीधे तौर पे प्रभावित कर रहा है किसको? पकाव को। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि जो फसलें होती है उनको खराब होने में श्वसन का एक गहरा रोल है। ठीक है, अब क्या श्वसन को रोककर हम पेड़ पौधों में लगने वाले फ्रूट्स को खराब होने से बचा सकते हैं? बिल्कुल बचा सकते हैं। तो हम ये देखेंगे कि श्वसन कितने प्रकार का होता है, श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और किस प्रकार से हम इसको धीमा कर सकते हैं। रोक तो नहीं सकते, लेकिन धीमा तो कर ही सकते हैं, और धीमा कर देंगे इसका मतलब कुछ टाइम के लिए हमें टाइम मिल जाएगा, उस चीज को कहीं पर भेजने के लिए या उसको बेचने के लिए हमें टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रेस्पायरेशन को कम करने वाले फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, या रेस्पायरेशन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मान लो एक डिब्बा है,
एक एग्जांपल देता हूं मैं, एक डिब्बा है। अब कभी भी जब रेस्पायरेशन होता है तो इस रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, श्वसन करते हैं और ऊर्जा निकलती है, उसी प्रकार जो ये आपके फ्रूट्स होते हैं ये भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 गैस उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, तो यदि कोई डिब्बा है और इसमें 10 फ्रूट पड़े हुए हैं, ठीक है, कितने, चलो 6 मान के चलते हैं, 6 फ्रूट पड़े हुए हैं। अब यहां पर इस डब्बे को मैंने चारों ओर से क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा मैंने क्या कर दी है, कम कर दी है, और CO2 की मात्रा मैंने बढ़ा दी है। इस कंडीशन को क्या कहेंगे, क्या यहां पर श्वसन होगा? क्योंकि यहां पर क्या चाहिए, जो पेड़ पौधे हैं, ये जो फ्रूट्स हैं, इनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन तो यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी इसका मतलब इनमें पाई जाने वाली कोशिकाएं श्वसन नहीं कर पाएगी। ठीक है, और जब CO2 ज्यादा रहेगी तो CO2 का उत्सर्जन भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, भाई CO2 ज्यादा रहेगी तभी तो ऑक्सीजन कम होगी ना। जब हम दोनों का लेवल रखेंगे तो इसका मतलब आधी आधी है। अब एक चीज को बढ़ा दिया तो दूसरी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, इसलिए हमें CO2 बढ़ानी भी पड़ेगी। ठीक है, तो यही कारण होता है कि हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन को रोकना है, जिससे पेड़ पौधे, ये जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, ये थोड़ा लंबे समय तक बच सके। हालांकि हम बहुत ज्यादा नहीं रोक सकते, ठीक है, लेकिन उसका थोड़ा टाइम तो एक्सटेंड कर ही सकते हैं। जो चीज 5 दिन में खराब हो रही थी वो 10 दिन में खराब होगी, तो हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा, तब तक हम इसको बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है प्रोसेस, इसलिए हम श्वसन को पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपने नॉर्मली देखा होगा कि ये जो छोटे बच्चों की जो कुरकुरे आते हैं, चिप्स आती है, ठीक है, इनकी थैलियां जो है, जो पैकेट होता है वो पूरी तरह से फूला हुआ रहता है। ऐसा क्यों है? उसमें क्या पहले से कोई गैस डाली हुई है? हम सोचते हैं भाई ये फूला हुआ दिखाई दे, इसको बच्चे बहुत ज्यादा समझकर इसको खरीद ले, ऐसा कारण नहीं है। ठीक है, वो कोई कारण नहीं होता है। क्वांटिटी तो उस पर लिखी हुई होती है कि इसमें सिर्फ 10 ग्राम ही है, इसमें सिर्फ 5 ग्राम ही है, तो क्वांटिटी तो लिखी हुई है। और बच्चे को भी एक बार देखने में पता चल जाएगा, जब मान लो एक बार खरीद लिया तो उसको पता चल जाएगा कि पैकेट में माल कम है, जितना दिखा रहे हैं उतना है नहीं, है तो कम है, तो बच्चा अगली बार नहीं खरीदेगा। लेकिन कारण और होता है, ये कारण नहीं होता है। ठीक है, जब पैकेट को वो पूरी तरह से फुला देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि उसमें उन्होंने कोई दूसरी गैस डाल दी है। क्योंकि आपके यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो पैकेट है उसके अंदर भी कोई ना कोई पदार्थ है और खाने की चीज है। यदि वो सूक्ष्म जीवों के कांटेक्ट में आ जाए या मान लो किसी और चीज के कांटेक्ट में आ जाए तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें श्वसन हो सकता है और वहां पर वो चीज खराब हो सकती है। ठीक है, इसी चीज को रोकने के लिए आपके क्या किया जाता है, इसके अंदर गैस भरी जाती है, या तो नाइट्रोजन गैस भर देंगे, या यहाँ पर CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, या ऑक्सीजन यहाँ पर कम कर देंगे। ये जो कंपोजिशन है, ये जो आपका अलग अलग प्रकार का कंपोजिशन है, ये रखा जाता है। आपकी ये जो आती है ना चीजें, जितनी भी जो खराब होने वाली चीजें हैं, जिनमें हम चीनी नहीं मिलाते हैं, भाई या तो चीजों को हम खराब होने से बचा सकते हैं चीनी मिलाकर, या चीजों को हम खराब होने से बचा सकते हैं नमक मिलाकर। ठीक है, लेकिन हद से ज्यादा नमक भी नहीं मिला सकते, हद से ज्यादा चीनी भी नहीं मिला सकते। ठीक है, तो जो आपके कुरकुरे हैं उनमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो तो जो है लोग पसंद ही इसलिए करते हैं क्योंकि वो चटपटे होते हैं। ठीक है, वो खाने में नमकीन है। अब उस चीज को खराब होने से बचाने के लिए गैस का इस्तेमाल करते हैं और गैसें उनमें डाली जाती है। आई बात समझ में? तो ये कारण होता है, बात ध्यान रखना। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम फ्रूट्स के साथ भी कर सकते हैं। श्वसन को रोकने के लिए हम एक चेंबर बना सकते हैं, उस चेंबर में आगे हम अलग अलग विधियां पढ़ेंगे, इसी के आधार पर, श्वसन को रोकने के आधार पर ही विधियां पढ़ेंगे वहां पर। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा, श्वसन को हम रोक सकते हैं टेम्परेचर को मेंटेन करके। सर टेम्परेचर से कैसे? क्योंकि श्वसन जो आपकी प्रक्रिया है वो एक लिमिटेड, क्योंकि ये जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है वो एक फिक्स टेम्परेचर पर होती है, चाहे फोटोसिंथेसिस हो, चाहे रेस्पायरेशन हो, चाहे कोई अदर जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो हो, लेकिन ये एक फिक्स जो है टेम्परेचर पे ही होती है। उससे ज्यादा या उससे कम होने पर एंजाइम क्या हो जाते हैं, एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे ये प्रोसेस नहीं हो पाती है। ठीक है, इसका मतलब एंजाइम्स को एक्टिवेट रखने के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर होना जरूरी है, और वो टेम्परेचर यदि नहीं मिलता है इसका मतलब वहां पर क्या नहीं होगा, श्वसन नहीं होगा। और जब श्वसन नहीं होगा इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो है फ्रूट को या अपनी वेजिटेबल को खराब होने से बचा लिया।
ठीक है। तो एक टेम्परेचर के आधार पर भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार से टेम्परेचर रेस्पिरेशन को अफेक्ट करता है, तभी तो हम फ्रूट्स को इनको जो है कोल्ड टेम्परेचर पे रखते हैं। और क्या कारण है फ्रिज में रखने का? यही तो कारण है, क्योंकि वहां पर क्या होगा, वहां पर जो है टेम्परेचर, प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिलेगा, तो जो ये आपके जितने भी एंजाइम है वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है, और वहां पर रेस्पिरेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसकी वजह से हम लंबे टाइम तक क्या रख पाएंगे, अपने फलों को, अपनी जो सब्जियां हैं उनको सुरक्षित रख पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक कारण होता है नमी, ठीक है। नमी भी एक इंपॉर्टेंट कारण होता है जो रेस्पिरेशन को प्रभावित करता है, या हम ये कह सकते हैं कि फसलों के पकाव को प्रभावित करता है, उनकी मैच्योरिटी को प्रभावित करता है। यदि नमी मिलती रहेगी टाइम टू टाइम तो आपका रेस्पिरेशन चलता रहेगा, या हम ये कह सकते हैं कि जो पकाव है वो होता रहेगा और पककर जो फ्रूट है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब नमी नहीं मिलेगी, सूखी हुई चीज को खराब होते हुए देखा है क्या कभी? आपने डेट पाम देखा है, ठीक है। वो जो डेट होते हैं वो कभी भी खराब नहीं होते हैं क्योंकि वो सूख जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार और बहुत सारी चीजें हैं जो कि सूखने के बाद में खराब नहीं होती हैं, ठीक है। तो सुखाकर हम चीजों को क्या कर सकते हैं, खराब होने से बचा सकते हैं। वहां पर नमी का रोल होता है, वहां पर क्या होता है, नमी का रोल हो सकता है। तो ये जो जितने भी फैक्टर्स हैं इनकी चर्चा करेंगे। रेस्पिरेशन कितने प्रकार का होता है इसकी चर्चा करेंगे, और चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को खराब होने से बचा सकते हैं, ठीक है। यदि मैं श्वसन के प्रकार की बात करूं, किसकी बात कर रहे हैं, श्वसन के टाइप्स की बात कर रहे हैं। यहां पर ध्यान देना है, श्वसन के जो टाइप्स है उनमें एक टाइप तो क्या है, एक टाइप तो आपका है वायवीय श्वसन। कौन सा है, वायवीय श्वसन। दूसरा है अवायवीय। अवायवीय श्वसन। अब देखो वायवीय और अवायवीय का मतलब है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, ठीक है। ये नेगेटिव है और ये कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। इसका मतलब ये उपस्थिति में होगा जब ऑक्सीजन मिल जाएगी तब, और ये आपके अनुपस्थिति में होगा, ठीक है। तो जो प्लांट्स होते हैं या आपके जो फ्रूट्स होते हैं उनमें जनरली इसी प्रकार का श्वसन देखा जाता है। वो कम होता है, वो बैक्टीरिया द्वारा ज्यादा होता है। यदि अवायवीय कंडीशन में कुछ बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं तो वो फ्रूट को खराब कर सकते हैं, बाकी चीजें खराब नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट टूटकर ये है ऊर्जा ज्यादा देता है, ठीक है। इनकी सिंपल कुछ बातें ध्यान रखो, ये ऊर्जा का उत्पादन ज्यादा करते हैं और यहाँ पर लास्ट जो उत्पाद होता है वो CO2 गैस होती है। यहाँ पर हम ये कहते हैं कि यहाँ पर ऊर्जा कम बनती है, 2 ATP के आसपास ऊर्जा बनती है, और हम ये कहते हैं कि इस प्रकार के श्वसन में जो लैक्टिक एसिड या एथेनॉल या एल्कोहल बोल सकते हैं, डायरेक्ट एथेनॉल का उत्पादन हो जाता है, ठीक है। आई बात समझ में, वो आपका अवायवीय श्वसन होता है, लास्ट प्रोडक्ट के रूप में एथेनॉल बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, इसके अलावा बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है और ये मुख्य रूप से सभी जीवों में, अधिकतर पेड़ पौधे होते हैं, हम इंसान होते हैं, इनमें होता है, ठीक है। वो अधिकतर सूक्ष्म जीवों में देखने को मिलता है जहां पर ऑक्सीजन नहीं होती है। तो ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं इनका आपको ध्यान रखना है। ये भी कुछ बेसिक बातें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। हालांकि ये सिर्फ क्योंकि श्वसन का टॉपिक है इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं, बाकी इतना रिलेटिव जो है रिलेटेड नहीं है आपके इस कोर्स से, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखोगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं और सारी बातों को हम एक तरफ से देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हम श्वसन की बात कर रहे हैं। श्वसन ताजे फलों और सब्जियों में उपापचयन गतिविधियां कटाई के बाद थोड़े समय तक जारी रहती है, ठीक है। यानी कि जैसे ही हम काट लेंगे, ऐसा नहीं है कि काटते ही सारी प्रक्रियाएं बंद हो जाएगी, नहीं, उनमें एंजाइम्स अभी भी है, उनमें नमी अभी भी है, इसलिए प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। जो भी उपापचयन मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो चलती रहती है। इसके बाद में इस गतिविधि को बनाए रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा श्वसन प्रक्रिया से आती है, और ये जो जितनी भी प्रोसेस हो रही है इनको लंबे समय तक चलाने के लिए जो एनर्जी आएगी वो कहां से आएगी, श्वसन से आएगी, ठीक है। कहां से आएगी, श्वसन से आएगी। इसका मतलब श्वसन भी वहां पे हो रहा है, तोड़ने के बाद में श्वसन भी कंटिन्यू होता रहता है,
ठीक है। इसके बाद में श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है, स्वाभाविक सी बात है, कार्बोहाइड्रेट टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड पानी व उष्मा उत्पन्न करता है। ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है, वो टूटकर सरल कार्बनिक पदार्थ CO2 में चेंज हो जाता है, उष्मा बनाता है यानी कि ऊर्जा बना दी और थोड़ी मात्रा में पानी का उत्पादन करता है। तो ये जो प्रोसेस है आपकी, ये रेस्पायरेशन कहलाती है। ठीक है, अब 2-3 चीजें समझ में आ गई। रेस्पायरेशन क्या होता है, एनर्जी के लिए जरूरी होता है। उपापचयन प्रक्रियाओं को चलाने के लिए जो एनर्जी आती है वो किससे आ रही है, रेस्पायरेशन से आ रही है। इसके बाद में किसी वस्तु का भंडारण जीवन काल उसकी श्वसन गति पर निर्भर करता है। तभी तो हम पढ़ रहे हैं, ये जो आपकी रेस्पायरेटरी एक्टिविटी है इस पे ही डिपेंड करेगा कि कौन सी फसल आपकी लंबे समय तक रहेगी और कौन सी जल्दी खराब हो जाएगी। जिन फसलों में रेस्पायरेशन जितना ज्यादा फास्ट होता है वो फसलें या वो फ्रूट या वो वेजिटेबल्स उतनी ही जल्दी खराब होती है। ठीक है, और जिनमें धीरे धीरे रेस्पायरेशन चलता रहता है, ठीक है, वो लंबे समय तक टिकी रहती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि रेस्पायरेशन के कारण क्या होगा, आपके अदर एक्टिविटीज चलेगी और अदर एक्टिविटीज चलेगी तो आपका जो फ्रूट है वो जल्दी ही क्या हो जाएगा, जल्दी ही बूढ़ा हो जाएगा। बूढ़ा होने का मतलब खराब हो जाएगा, वो पक जाएगा। पूरी तरह से पकने के बाद में फ्रूट क्या हो जाएगा, एक तरह से सड़ जाता है, गल जाता है, खराब हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो वो कारण होता है। ठीक है, कम तापमान श्वसन को कम करता है। हमने अभी बात की आपकी, कम तापमान क्या करता है, श्वसन को कम कर देता है और जो है आपके बुढ़ापे को धीमा कर देता है, जिससे भंडारण जीवन बढ़ जाता है। यदि हमें लंबे समय तक भंडारण करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, श्वसन दर को कम करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इससे आपका जो ये है बुढ़ापा है जिसको हम कह रहे हैं पकना, एक तरह से जो पकाव है वो पकाव बिंदु तक नहीं जा पाएगा फ्रूट। ठीक है, बीच में ठहर जाएगा या धीरे धीरे जाएगा, जिससे हमें कुछ टाइम के लिए क्या मिल जाएगा, हमें टाइम मिल जाएगा किसी भी चीज को एक जगह शिफ्ट करने के लिए या उसको ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, बेचने के लिए, तब तक उसका काम हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रण का उचित नियंत्रण श्वसन दर को कम कर सकता है। अभी मैं बता रहा था, यदि हम ऑक्सीजन को कम कर दे, CO2 गैस को बढ़ा दे, तो इससे श्वसन जो है ऊपर नीचे हो जाएगा, यानी कि श्वसन कम हो जाएगा, धीरे हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, फ्रूट आपका लंबे समय तक स्टोर किया जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इसको प्रभावित करते हैं। श्वसन 2 प्रकार का होता है। पहला हम कह रहे हैं वायवीय श्वसन, और वायवीय में देखो क्या होता है। वायवीय में हम ये कहते हैं कि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा और यहाँ पर जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, ये क्या है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है और इसमें क्या बन रही है, ऊर्जा बन रही है। ठीक है, वही प्रोसेस हम ये कहते हैं। ऑक्सीडेशन किसका होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे ग्लूकोज हो गया, मैलिक एसिड हो गया, इनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन के द्वारा इनमें क्या होता है, CO2 गैस बनती है, ऊर्जा निकलती है और पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। इसको शॉर्ट में हम इस प्रकार से देख सकते हैं। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस को हम EMP पथ, एम्बेंड, मेयर और पार्थनर, ये 3 वैज्ञानिक थे, इनके नाम के आधार पर है ये। ठीक है, इसको ये भी कहते हैं। ग्लूकोज टूटकर पाइरुवेट एसिड बनाएगा। क्रेब्स चक्कर में पाइरुवेट एसिड से CO2 और इलेक्ट्रॉन वाहक का ऑक्सीकरण होगा और लास्ट में आपके ऑक्सीजन के अंतिम ग्रहणकर्ता के रूप में ATP का उत्पादन होगा। ठीक है, ATP का संश्लेषण होगा। ये चीजें इतनी ज्यादा आपके ध्यान देने वाली नहीं है, नहीं भी समझ में आए कोई बात नहीं। सीधा सीधा ये ध्यान रखना है कि जो श्वसन होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक वायवीय श्वसन है, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऊर्जा का उत्पादन ज्यादा होता है, ग्लूकोज टूटकर कार्बोहाइड्रेट बनाता है, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, तीनों चीजें सबस्ट्रेट के रूप में, यदि ग्लूकोज है तो कार्बोहाइड्रेट जो है मुख्य रूप से ग्लूकोज में बदल जाता है। ठीक है, ये तो बेसिक बातें हैं। और वसा प्रोटीन भी सरल अणुओं में परिवर्तित होकर श्वसन मार्ग में प्रवेश करती है, यानी कि वसा का और ये जो आपका प्रोटीन है इसका भी अपघटन होता है, ये भी श्वसन में टूटते हैं। ठीक है, इसके अलावा श्वसन से उत्पन्न उष्मा बागवानी फसलों में भंडारण की संरचना में महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है एनारोबिक रेस्पायरेशन। एनारोबिक में क्या होगा, तो उसका जस्ट उल्टा, यहाँ कम ऑक्सीजन या ऑक्सीजन नहीं भी होगी, उस उपस्थिति में भी अवायवीय श्वसन हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ फर्मेंटेशन भी देखने को मिलेगा। फर्मेंटेशन का मतलब समझते हो, फर्मेंटेशन का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति बिल्कुल भी नहीं रहेगी।
ठीक है, फर्मेंटेशन उस प्रक्रिया को ही कहते हैं। तो यहाँ पर पायरुविक एसिड को हम क्या करते हैं, क्योंकि पायरुविक एसिड तक तो प्रोसेस सेम होती है, जो आपका ग्लाइकोलाइसिस है वो वायवीय श्वसन में भी होता है, अवायवीय श्वसन में भी होता है, दोनों में चलेगी ये प्रोसेस। तो उसके बाद में जैसे ही ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आपका जो पायरुविक एसिड है वो लैक्टिक एसिड में, एथेनॉल में या एसिड एल्डिहाइड में बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मुख्य रूप से आप एथेनॉल ध्यान रख सकते हो, या आप कह सकते हो कि एल्कोहल बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्कोहल बन जाता है। ठीक है, एल्कोहल को हम जनरल भाषा में शराब भी बोल देते हैं। ठीक है, यानी कि आपके जो हम ये कहते हैं ना वाइन का बनना, बियर का बनना, ये सारी प्रोसेस अवायवीय श्वसन के द्वारा ही होती है। ठीक है, अंगूर को हम क्या डाल देते हैं, पानी में डालकर जो है उनको सड़ने छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होगा, सूक्ष्म जीव एथेनॉल का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी प्रोसेस होती है, जो के द्वारा बियर बनाना या और बहुत सारी प्रोसेस होती है जिनके द्वारा क्या होता है, आपके ये चीजें देखने को मिलती है, यानी कि शराब का उत्पादन आपके इसी प्रोसेस से होता है। ठीक है, इसके बाद में आ जाते हैं, यहाँ पर कम एटीपी प्रोड्यूस होती है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के रूप में नेक्रोसिस, डिस्कलरेशन एंड ऑफ फ्लेवर देखने को मिलता है। ठीक है, ये शारीरिक विकृतियां भी उत्पन्न हो जाती है। जिस ऑक्सीजन सांद्रता पर अवायवीय श्वसन शुरू होता है उसे विलुप्ति बिंदु, एक्सटिंक्शन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, जहां पर मान लो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो इतना कम हो जाए जहां से अवायवीय श्वसन स्टार्ट होगा, जहां से अवायवीय श्वसन स्टार्ट होगा उस बिंदु को हम विलुप्ति बिंदु के रूप में या एक्सटिंक्शन पॉइंट के रूप में जानते हैं। ठीक है, ये बातें भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। इसके बाद में आ जाता है सिग्निफिकेंस, जो रेस्पायरेशन है उसका रोल क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम रेस्पायरेशन को। ठीक है, या पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी में रेस्पायरेशन को क्यों पढ़ रहे हैं, तो अभी मैंने बताया कि जब हम कोल्ड स्टोरेज की बात करते हैं, जब हम जो है आपके ऐसे चेम्बर्स की बात करते हैं जहां पर फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को स्टोर किया जाता है, रखा जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं पहले यह देखा जाता है कि रेस्पायरेशन रेट कितनी है, इसको कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, रेस्पायरेशन रेट कम रहेगी तो फसलें कैसे लंबे समय तक बनी रहेगी, फ्रूट्स खराब नहीं होंगे, ये सारी चीजें इसका एक इंपॉर्टेंस के रूप में हमें बताती है। ठीक है, हाई रेस्पायरेशन रेट का मतलब ये होता है कि यहां पर क्या होगा, उच्च श्वसन दर खाद्य पदार्थों को शीघ्र नाशवानता से जोड़ती है, यानी कि यहां पर जल्दी से ये क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। जितनी ज्यादा रेस्पायरेशन रेट होगी उतना जल्दी फ्रूट खराब होगा। ठीक है, दूसरी बात, इफेक्ट ऑफ रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन का जो इफेक्ट है उसकी हम बात कर लेते हैं। देखो, लॉस ऑफ सबस्ट्रेट, पहली बात तो रेस्पायरेशन होगा तो जो फ्रूट में पाए जाने वाले जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, जो प्रोटीन है, जो वसा है, उसका क्या होता जाएगा, लॉस होता जाएगा। भाई वो टूट रहा है और वो टूट रहा है तो वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक है, तो जो सबस्ट्रेट होते हैं, जो पदार्थ है, उनके क्या हो जाता है, उनका भंडारण घट जाता है, वजन और गुणवत्ता क्या हो जाती है, खराब हो जाती है या कम हो जाती है। ठीक है, तो कभी भी ज्यादा पके हुए फल हमें जो है नहीं खाने चाहिए, ये हम कह सकते हैं, और खासकर केले ये तो नहीं खाने चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और इसका होने का कारण क्या है, रेस्पायरेशन। ठीक है, लंबे समय तक रेस्पायरेशन चलेगा, कार्बोहाइड्रेट टूटता रहेगा, एनर्जी बनती रहेगी। ठीक है, और वो एनर्जी जो है वेस्ट होती रहेगी। ठीक है, लास्ट में कार्बोहाइड्रेट बहुत कम बचता है, जो कि फिर हमारे लिए जितना हम चाहते हैं उतना कार्बोहाइड्रेट मिलता नहीं है। ठीक है, तो लॉस ऑफ सबस्ट्रेट के रूप में है। ऑक्सीजन का उपभोग, इसके साथ में ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज कर लेते हैं। ठीक है, और यदि ऑक्सीजन कम रहता है श्वसन दर धीरे रहेगी और बुढ़ापा भी विलंबित रहेगा। ये भी देखने को मिलता है, अभी मैंने बात की थी कि श्वसन के लिए क्या जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है, और यदि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी इसका मतलब श्वसन दर कम होगी। श्वसन दर कम होगी तो जो आपका फ्रूट है वो लंबे समय तक टिकेगा, वो खराब नहीं होगा। ये चीज देखने को मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड है बढ़ने से बुढ़ापा धीमा हो जाएगा। यदि इसकी हम सांद्रता बढ़ा दे, ठीक है, तो पहले से कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध है, इसका मतलब जो आपका प्रोसेस है, श्वसन की जो प्रोसेस है वो धीमी हो जाएगी, क्योंकि पहले से ही आसपास क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, तो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। इसके कारण क्या होता है, श्वसन दर धीरे हो जाती है और आपकी क्या होती है, बुढ़ापा भी, यानी कि जो फल खराब होने की जो गति है वो भी धीमी हो जाती है।
हीट रिलीज, इसके साथ में ही जब श्वसन होता है तो उसकी वजह से तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे भंडारण प्रभावित होता है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि ये जो सब्जियां होती है, ठीक है, हमारे जो है मटर खूब उगाते हैं हमारी तरफ, ठीक है, क्या उगाते हैं, मटर खूब उगाते हैं। तो जो मटर को स्टोर करके लेके जाने वाले हैं, ठीक है, अहमदाबाद की तरफ या मुंबई की तरफ मटर जाते हैं, हमारे यहाँ बेगस के फेमस है, ठीक है। हम ये कहते हैं कि जयपुर में एक एरिया है बेगस, उस एरिया के लिए हम ये कहते हैं कि यहाँ के मटर जो है पूरे भारत में फेमस है, अहमदाबाद तक, मुंबई तक, बेंगलुरु तक, ठीक है। उन गाड़ियों पे हम जब जाते हैं ये मटर बेचने, तब हम देखते रहते हैं, ठीक है, हरियाणा की, महाराष्ट्र की जो गाड़ियां हैं वो वहां पे आती है वो ले जाने के लिए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो वो गाड़ी वाले कहते हैं कि यहाँ से हम भरकर जब 2 दिन लग जाते हैं, ठीक है, या कहीं पे 1 दिन 2 दिन लग जाएंगे, लंबा समय लगता है, तो वहां पर जाते जाते इन जो ये बोरे हैं, कट्टे हैं, इनमें बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई हो जाता है। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि रेस्पायरेशन की प्रोसेस चल रही है, ठीक है, और रेस्पायरेशन के द्वारा क्या बनती है, हीट बनती है, और वो हीट क्या कर रही है, वहां पर टेम्परेचर बढ़ाने का काम कर रही है, ठीक है। तो ये कारण है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है। और नॉर्मली जब हम मान लो ट्रैक्टर में जो अपने ये बैग्स हैं, ठीक है, मटर के बैग्स हैं, उनको स्टोर करके जहां बेचना होता है वहां तक, मंडी तक लेके भी जाते हैं, वहां तक जाते जाते भी जो बैग है वो गर्म हो जाते हैं, जो कट्टे हैं वो गर्म हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये भी आपके श्वसन को बताने का ही काम करता है, ठीक है। तो हीट रिलीज होती है, ये बात ध्यान रखनी है। सेल्फ लाइफ इंडिकेटर क्या है, तो हायर रेस्पायरेशन रेट क्या करती है, शॉर्टर सेल्फ लाइफ, ठीक है। जितना ज्यादा रेस्पायरेशन रेट होगी उतनी ही ज्यादा फ्रूट की लाइफ होगी, ठीक है। जितना ज्यादा रेस्पायरेशन रेट उतनी ही कम फ्रूट की लाइफ, वो उतना ही ज्यादा खराब हो जाएगा, जल्दी खराब हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। इसके बाद में आ जाता है अफेक्टिंग फैक्टर्स, अफेक्टिंग, यहां पर सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट ये आ जाता है आपके इसका टॉपिक, ठीक है। क्योंकि जब हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि रेस्पायरेशन को प्रभावित कर रहे हैं, तो इन फैक्टर्स को हम ऊपर नीचे करके, इनको हम जो है कम ज्यादा करके रेस्पायरेशन को प्रभावित कर सकते हैं। और जब हम रेस्पायरेशन को प्रभावित कर सकते हैं, इसका मतलब हम स्टोरेज की लाइफ भी बढ़ा या घटा सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, स्टोरेज की लाइफ भी बढ़ा या घटा सकते हैं, ये बेसिक सी बात है। जैसे आपने देखा होगा, हम फ्रिज में क्या रखते हैं, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को रखते हैं, क्यों रखते हैं, टेम्परेचर कम रहेगा, श्वसन दर कम होगी, ठीक है। इसके अलावा हम पैकेजिंग करते समय जो है CO2 गैस ज्यादा रखते हैं, ऑक्सीजन कम रखते हैं, क्यों रखते हैं, क्योंकि उसकी वजह से रेस्पायरेशन रेट कम होगी। या हम कई प्रकार की जो और टेक्नोलॉजी है, ठीक है, टेम्परेचर कम रखना, इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज में रखना, इसके अलावा और एरेशन होना, ठीक है, कई जो फ्रूट्स हैं उनमें ज्यादा CO2 गैस होना भी नुकसानदायक कर सकती है, ठीक है। तो एक लिमिटेड मात्रा तक CO2 गैस होना जरूरी है, तो एरेशन होना जरूरी है, ठीक है, बाहर निकलता है, क्योंकि टेम्परेचर CO2 गैस के साथ में टेम्परेचर भी बढ़ता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। CO2 गैस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और ज्यादा टेम्परेचर होने पर क्या हो जाता है, फ्रूट्स में रेस्पायरेशन रेट उतनी ज्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से भी फ्रूट खराब होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे साइन हैं जो कि आपके किसको बताते हैं, रेस्पायरेशन रेट को प्रभावित करते हैं। उच्च तापमान श्वसन दर को बढ़ाता है, ठीक है। वार्नशॉप का नियम क्या है, ये कहता है कि जब भी कोई रिएक्शन आपके 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यदि हम किसी टेम्परेचर में, जैसे मान लो 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, उसको मैंने 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर दिया, तो यहां पर जो श्वसन दर थी वो यहां पर दुगनी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रिएक्शन है उसकी स्पीड दुगनी हो जाती है। ये किसने बताया था, ये वार्नशॉप ने बताया था, इसलिए इस नियम को वार्नशॉप का नियम कहते हैं। आई बात समझ में, क्या बताया कि प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने पर क्या हो जाता है, रेस्पायरेशन या अदर कोई भी रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है, वो दुगनी हो जाती है। और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम वार्नशॉप कहते हैं, वार्नशॉप का रूल कहते हैं। तो यहाँ पर उच्च तापमान होगा तो श्वसन दर ज्यादा होगी, श्वसन दर ज्यादा होगी तो जल्दी से फ्रूट क्या होंगे, खराब होंगे। इसके बाद में ऑक्सीजन और CO2 गैस, ऑक्सीजन रखनी है लो और CO2 गैस रखनी है हाई। ये क्या करते हैं, रेस्पायरेशन को रिड्यूस करते हैं,
कम करते हैं। तो जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है जहां पर हमने फ्रूट रख रखे हैं वहां पर ऑक्सीजन को क्या करना है, कम करना है, CO2 गैस को वहां पर बढ़ाना है। ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं, रेस्पायरेशन को कम कर सकते हैं। रेस्पायरेशन कम होगा तो फ्रूट लंबे समय तक क्या कर पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा, सेल्फ लाइफ उसकी बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन और CO2 इसकी हमने बात कर ली। इथाइलिन, इथाइलिन क्या होता है, तो इथाइलिन का संपर्क श्वसन को तेज करता है, विशेषकर क्लाइमेट्रिक फलों में। ठीक है, इथाइलिन क्या है, तो एक तरह का हार्मोन है। ठीक है, आपके 5 प्रकार के हार्मोन होते हैं, उन्हीं में एक हार्मोन, गैसीय हार्मोन जिसको हम कहते हैं, ये होता है इथाइलिन। और ये आपके विशेष रूप से फलों द्वारा ही क्या होता है, रिलीज होता है, या प्लांट के द्वारा रिलीज होता है, जिसमें हम ये कहते हैं कि ये रेस्पायरेशन रेट को बढ़ा देता है। ठीक है, तो यदि हमें रेस्पायरेशन रेट कम करनी है तो हमें इथाइलिन के संपर्क को क्या करना है, कम करना है। ठीक है, जब इथाइलिन उत्पादित नहीं होगा तो रेस्पायरेशन भी नहीं होगा और क्लाइमेट्रिक फल जो है आपके लंबे समय तक जीवित रह पाएंगे। क्योंकि क्लाइमेट्रिक फल्स में क्या होता है, जो आपके हम ये कहते हैं तुड़ाई के बाद में भी रेस्पायरेशन चलता रहता है। ठीक है, और उनमें तोड़ने के बाद में भी इथाइलिन गैस भी प्रोड्यूस होती रहती है जो कि रेस्पायरेशन को और बढ़ाती है, तो उसकी वजह से सेल्फ लाइफ कम हो जाती है। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ये भी ध्यान रखना होता है कि कौन सी अवस्था पर हम फ्रूट या वेजिटेबल को तोड़ रहे हैं। यंग फ्रूट वेजिटेबल हैव हायर रेस्पायरेशन, जो यंग है उनमें ज्यादा रेस्पायरेशन होता है। ठीक है, जो आपका मान लो पकाओ जो है आ ही रहा है या पकने की स्टेज में आ ही रहे हैं, उस टाइम पे जो है आपका रेस्पायरेशन हाई होता है। ठीक है, तभी तो आप देखो जो है एक सामान्य से दिखने वाली जो फ्रूट है, ठीक है, मान लो आज पीला पीला सा दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा, और कल वो क्या हो जाता है, तुरंत पूरा पीला हो जाता है एक ही दिन में, क्योंकि उसकी रेस्पायरेशन रेट क्या है, हाई है, तो वो जल्दी से चेंज करती है। ठीक है, और उसी के हिसाब से उसको टेम्परेचर मिल रहा है, तो ये फर्क पड़ता है। जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा जो टमाटर होता है, सर्दियों के टाइम पे टमाटर में अच्छा कलर नहीं आता है। ठीक है, उसका कलर हल्का पीला रह जाता है, लेकिन गर्मियों के टाइम पे जो टमाटर होते हैं वो बिल्कुल रेड कलर के होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उस हिसाब से टेम्परेचर और उसी हिसाब से उसको प्रकाश मिल रहा है, जो कि क्या करता है, जो कि आपके वर्णक बनाने में काम में आता है और उसको पीला कर देता है या पूरा रेड कर देता है। ठीक है, विकास अवस्था पर भी निर्भर करता है। कम उम्र के फल सब्जियां अधिक श्वसन दर दर्शाते हैं, ये बातें हमने कर ली। तनाव और चोट, ये तनाव और चोट की बात कर लेते हैं। श्वसन और एथिलीन उत्पादन बढ़ जाता है यदि जो है आपके स्ट्रेस होता है या जो फ्रूट ये प्लांट होता है उसमें किसी प्रकार का स्ट्रेस, जैसे पानी कम मिलना या टेम्परेचर ज्यादा या कम हो जाना, उसकी वजह से एक तरह से स्ट्रेस बनता है और स्ट्रेस की वजह से फ्रूट जल्दी पकते हैं। ठीक है, देखा होगा आपने, यदि हम पानी नहीं पिलाते हैं तो जो पकने की जो अवस्था है वो तेज हो जाती है। ठीक है, हम तो नॉर्मली देखते हैं फसलों में बहुत ज्यादा ये देखने को मिलता है। आपके जैसे ये है जिसको हम कहते हैं तरबूज, तरबूज में ऐसा होता है कि पानी नहीं मिल रहा है तो तरबूज जल्दी से, छोटा सा ही तरबूज पक जाता है। ठीक है, छोटा सा तरबूज ही क्या हो जाएगा, पक जाएगा और जल्दी पक जाएगा। पुराने वाले तरबूज से जो पहले लगाया हुआ है उसको पानी दे रहे हैं तो वो टाइम लगाता है, और जो तरबूज को पानी कम मिल रहा है वो जल्दी से पक जाता है। तो ये स्ट्रेसेज के कारण होता है, जो अलग अलग स्ट्रेस होते हैं, इंजुरी होती है, उसके कारण ऐसा होता है। सतह की विशेषता, मोटी सतह श्वसन को धीमा कर देती है। ठीक है, मोटी जो सतह होती है वो श्वसन को क्या करती है, धीमा करती है। यानी कि ऐसे फ्रूट जिनकी ऊपर वाला कवर हार्ड होता है, मोटा होता है, वो लंबे समय तक टिक पाते हैं, वो लंबे समय तक क्या रहेंगे, आपके सेल्फ लाइफ उनकी बढ़ जाएगी। ठीक है, रासायनिक प्रयोग, कुछ केमिकल्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, आपके रेस्पायरेशन की दर को घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, श्वसन की दर को क्या कर सकते हैं, घटाया या बढ़ाया जा सकता है, और वो किसके द्वारा, कुछ केमिकल्स का, जैसे इथाइलिन का यूज करके हम फलों को जल्दी पका लेते हैं, इथाइलिन का यूज करके हम फसलों को कम पका सकते हैं, फलों को धीरे धीरे पका सकते हैं। तो जल्दी और धीरे करना हो तो जो केमिकल्स हैं उनका यूज करके हम इनको थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं, थोड़ा सा इनको कम या ज्यादा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये आपके विशेष रूप से प्रभावित करने वाले कारक है। तो रेस्पायरेशन जो होता है आपका, वो पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, इसको इसके फैक्टर्स है उनको अच्छे से देखना है, क्योंकि आगे जाके जब हम मेथड पढ़ेंगे ना तो ये इसी के आधार पर, इन्हीं फैक्टर्स के आधार पर, ठीक है, मान लो जो आपका है नमी है इसके आधार पर, ठीक है, टेम्परेचर है इसके आधार पर कौन कौन से मेथड काम में लिए जाते हैं। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि जो है आपका रेस्पायरेशन रेट है, ठीक है, ये तो होगा ही, साथ में हम ये कहते हैं
कि इसमें और क्या होगा, नमी हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है। हाँ, एयर कंपोजिशन, भाई हम जो एयर रख रहे हैं चारों ओर की, जो एनवायरनमेंट में जो एयर है उसका क्या कंपोजिशन है, ये भी डिपेंड करेगा। टेम्परेचर की हमने बात कर ही ली, नमी की हमने बात कर ही ली, इसके अलावा स्टोरेज के अलग अलग मेथड होते हैं, ये सारी चीजें प्रभावित करती है, ठीक है। तो इन्हीं के आधार पर हम आगे चल के मेथड पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को बचा सकते हैं, इनको लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे और उन्हीं को हम यहाँ पर क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसलिए पहले रेस्पिरेशन को जानना जरूरी था। आई होप आपको चीजें सारी समझ में आई होगी। किसी नहीं समझने वाली वैसे कोई विशेष बात थी नहीं, इजी टॉपिक था लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। तो ये टॉपिक था। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।